ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम कितना सिंबलिक है। ये एक मैसेजिंग का तरीका है और बड़ा ही उसका प्रभाव सब जगह पड़ा। मुझे बड़ा हर्ष भी हुआ थोड़ा। मैंने कहा कि वहाँ पे उनकी तरफ कोई रेजिस्टेंस मुझे खास कोई नजर नहीं आया। जो आतंकी किस्म के जिहादी किस्म के लोग हैं वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में भी आए हुए हैं और आर्मी भी आए हुए हैं। आतंकियों के सरगना है अजहर मसूद हो गया, ये कब मारा जाएगा। आप जो है आतंकियों को तो मारेंगे लेकिन आतंकवाद तो कैसे खत्म करेंगे। आईएसआई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी और आर्मी में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हुआ। पाकिस्तान कहाँ है और भारतवर्ष कहाँ है। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। वो तो कभी वर्ल्ड बैंक से उनको पैसे चाहिए, कभी IMF से पैसे चाहिए, कभी यहाँ से चाहिए, कभी वहाँ से चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी तो है। हर एक देश जो है, नेता जो है, वो अपने उस देश के बारे में उनकी क्या संबंध किस प्रकार के हैं उसके हिसाब से वो अपना स्टेटमेंट देते हैं। तहव्वुर राना हमारे कब्जे में है, हम तो उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोसेस चल रही है। टेररिस्ट है वो, लश्कर तैयबा वगैरह, वो तो उनका तो वर्ल्ड वाइड उनका वो है एजेंडा। अगर ये करेंगे तो जवाब देंगे आप। युद्ध होगा। युद्ध की किस्म की परिस्थिति बनी हुई है। आप फौज नाकाम जानती है, करेगी, जैसा जरूरत पड़ेगी वैसा करेगी। वॉच आउट। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा करारा झटका दिया कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुल्ला मुनीर बिल में छिपा बैठा है क्योंकि भारतीयों ने पाकिस्तान में घुसकर तमाम उन अड्डों को जमींदोज कर दिया जहां पर आतंक पल रहा था। एक बड़ी खेप आतंक की वहीं ढेर हो गई और अब पाकिस्तान हाय हाय कर रहा है। एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेल रहा है और एक बार फिर से ललकार रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत को ललकारना छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत की आर्मी हो या भारत का एक एक शख्स हो जो भारत माता से प्यार करता है, वो किसी भी वक्त बॉर्डर पर जाने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर विराम लगाने को तैयार नहीं तो भारत भी इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं। हमेशा की तरह एक बार फिर से भारत बताएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगे क्या। पाकिस्तान की रणनीति क्या होगी, भारत की रणनीति क्या होगी, आगे होगा क्या, युद्ध होगा या फिर नहीं होगा। मेरे साथ आज मेरे एक बहुत ही खास मेहमान बैठे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और इनका नाम है योगेंद्र कुमार जी। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान से इनका नाता इसलिए है कि ये अपनी जब सेवाएं दे रहे थे एज एन एम्बेसडर तो पाकिस्तान में भी कुछ साल रहे हैं और ऐसी कई इस्लामी कंट्रीज़ में रहे हैं जहां का इनको पता है कि तौर तरीका क्या है, उन तौर तरीक़ों को बदलने की कितनी ज़रूरत है और तब से अब तक चीज़ें बद से बदतर हुई हैं। और सिर्फ उसका कह सकते हैं कि कारण एक ही है, वहाँ के नापाक इरादे और उनकी सेना के जो तमाम लोग हैं जो सरकार चलाते हैं उनके इरादे नेक नहीं हैं। सर, आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी, ऑपरेशन सिंदूर, आज हर कोई ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा है, ये नाम कितना सिंबलिक है। जी, इसके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में राजदूत नहीं रहा था। उस वक्त जो है मैं वहाँ पे काउंसलर के ओहदे पे अच्छा। था और मेरा जो है जिम्मा जो था वो वहाँ की प्रेस से अपना संबंध बनाए रखने का था। तो मुझे पाकिस्तान के मैं तो समझ लीजिए 1990 से 1993 तक वहाँ रहा हूँ। तो उस समय के पाकिस्तान को समझने में थोड़ा सा, देश को समझना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ की सोसाइटी कैसी है, मतलब क्या उनका सोचने का ढंग है, उसका कुछ अंदाज़ा मुझको वहाँ पे हुआ। और इसके बाद जो है कई देशों में रहा हूँ मैं। और जब मैं ताजिकिस्तान में एम्बेसडर था उस वक्त जो है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबान का पहले सरकार थी और उनका जो है युद्ध चल रहा था नॉर्दर्न अलायंस के साथ। अहमद शाह मसूद वगैरह जो हैं काफ़ी लोग उसमें थे। तो उस वक्त जो है ताजिकिस्तान में एम्बेसडर की हैसियत से मैं अफ़गानिस्तान को भी देखता था और एक किस्म से कहा जाए कि अफ़गानिस्तान को देखने का मतलब है कि पाकिस्तान पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। तो वो सब मैंने देखा है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, देखिए ये बड़ा ही मार्मिक एक किस्म से एक सिंबल है, क्योंकि पहलगाम में जो जाने गई, जो मौत हुई, वो मतलब किसी पत्नी का सुहाग लुटा, किसी बेटे बेटी का बाप जो है उनसे छीना गया, किसी का भाई छीना गया और चुन चुन के उनको मारना इस तरीके से। तो नेचुरली इसमें तो आप कहें कि भारतवर्ष के लिए ये प्रश्न जो है ये है कि इसमें सभी भारतीय
में इतना क्षोभ है और इतना गुस्सा है कि इसमें सभी जो हैं मतलब हैं, और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं हमारी, उनको तो ख़ास तौर से है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे कहीं से भी हों, चाहे उत्तर से हों, चाहे दक्षिण से हों, चाहे पश्चिम, चाहे पूर्व से हों, जहाँ से भी हैं। तो इसी वजह से आप कहें कि इसको एक किस्म से आप कहें कि चाहे सिंबॉलिकली कहें, लेकिन एक मैसेजिंग का तरीका जो है राष्ट्र नेता जो है हमेशा रखते हैं कि हमारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सेना की जो विशेष अधिकारी जो हैं, जिन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की बात की, वो महिलाएं हैं, उच्च स्तर की, मतलब क्या कहते हैं, अपने जो है उनका ओहदा है वहाँ पे, और वो उस विंग को बिलोंग करती हैं आर्म फोर्सेस के, जो कि एक्टिव ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। तो ये एक मैसेजिंग का तरीका है और बड़ा ही उसका प्रभाव सब जगह पड़ा है, चाहे आप भारतवर्ष में देखें या विदेश में देखें। और ये जो है एक किस्म से बताया ना कि जैसे भारत की जनता में, भारत के जनसमूह में जो इस वक्त जो क्षोभ है और जो गुस्सा है, जो घृणा है, जिस प्रकार का जो है वहाँ पे वारदात हुई, जो मतलब उस किस्म से जो मतलब निशंस जो है आप कहें, हत्याएं की गई, निहत्तों की, जिनका कोई मतलब नहीं किसी किस्म से, तो वो जो है एक किस्म से दो चीज़ें, एक तो है कि भारतवर्ष पे इस प्रकार का हमला, दूसरा ये एक जो है हमको किस्म से आप कहें कि चुनौती देना कि हम जो है जहाँ जाएंगे वहाँ पे ऐसा करेंगे, तो इससे एक मुखौटा किसी और का भी नज़र आता है, और वो जो है इस घटना को आप कहें तो सिंबलाइज करता है ये। तो ऑपरेशन सिंदूर के पीछे यही विचार था, यही ख्याल था। और दूसरा उसमें ये था कि हमारे जो विदेश सचिव हैं वो उसको मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे थे, तो उनका कहने का जो है मतलब जो मैसेजिंग हुआ उस वक्त, मैसेजिंग यही हुआ कि हमने जो उन्होंने हरकत की वहाँ पे, घृणित हरकत की, उसका हमने जवाब दिया है। और जवाब ऐसे दिया है कि जहाँ पे, जैसे उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं किया, सिविलियन पॉपुलेशन में अटैक नहीं किया जैसे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं वहाँ पे जहाँ इनके आतंकवादियों के अड्डे हैं उन अड्डों पे अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको जो है वो बच नहीं सकते वहाँ से, जहाँ पर हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे जो हैं गृह मंत्री ने कहा है कि जहाँ पे मिलेंगे वहीं इनको जो है छोड़ेंगे नहीं, वहीं इनके साथ जो है इनको न्याय दिया जाएगा। तो ये जो है इसका सिंबोलिज्म इसका यही है। दो पहलू हैं, एक तो भारत में कितना क्षोभ है और विशेष रूप से महिलाओं का है, लेकिन सभी को है, और दूसरा कि हमारा जो है राजनयिक संदेश जो है ये है कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारा युद्ध जो है, हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा कैंपेन है वो आतंकवाद के खिलाफ है, जो जिसका और वो हमने जवाब इस प्रकार से दिया है जो उन्होंने कहा कि हमने दिया है, लेकिन अगर आप इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे तो हम तैयार हैं। बिल्कुल, ये बता दिया उन्होंने। ये बड़ा अच्छा संदेश है, कड़ा संदेश है। और हमने देखा भी, चाहे वो विनय नरवाल की वाइफ हो, उनकी बहन हो, जिस तरह से उन्होंने हिम्मत रखी और जिस तरह से तमाम रिचुअल्स किए, वो वाकई वो लोग भी एक कड़ा संदेश दे रहे हैं कि आप आतंक के सहारे बहुत कुछ जीत जाएंगे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि हर भारतीय का सीना अब गर्व से चौड़ा हो गया है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, सर मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों चुनी, मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इस वजह से मुश्किल है कहना कि ये प्रधानमंत्री ने जब संदेश दिया देशवासियों को, पाकिस्तान को, विश्व को संदेश दिया, तो उसके साथ उन्होंने ये भी जब मीटिंग करी शीर्ष नेतृत्व के साथ, जो है फौज के जो है हमारे, और जो है नेशनल सिक्योरिटी के जो नेतृत्व है सबको, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को हमें एक मैसेज देना है कि हम जो है जहाँ कहीं भी ये कार लोग बैठे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, और किस प्रकार से आप इसको अंजाम देते हैं ये जिम्मेदारी आपकी। तो आप जो है सही, आपने टैक्टिक्स कहें या आपने वेपन सिस्टम कहें या जो भी आपके, क्योंकि ऐसा है कि देखिए जो हमारा जो शासन तंत्र है वहाँ पे ऐसे सिनारियो बिल्डिंग होती रहती है कि भाई अगर भारतवर्ष पे कोई एक किस्म से आप कहें कि भाई कोई किसी प्रकार खतरा है, तो उस किस्म के खतरे को किस प्रकार से उसको निपटा जाए। तो ये उनको ये
मुझे लगता है कि उनके ऑलरेडी ड्रिल वगैरह जो है, पहले भी बालाकोट वगैरह जो है आपको जैसे मालूम सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी हैं, और इससे पहले भी, तो वो जो है ये इसके उन्होंने अपने प्लान किया, और मेरे ख्याल से प्लान अच्छा किया कि देखिए वो जो है अब कि एग्जैक्टली कैसे किया ये तो अभी किसी को पता नहीं है। इतना ज़रूर है कि वहाँ पे उनके जो जितने वो जगह थी वहाँ पे उनको जो है बॉम्ब्स हैं या मिसाइल्स हैं उससे उनको ध्वस्त कर दिया, और इस प्रकार से किया कि हमें जो है इसका कोई नुकसान हमें उठाना नहीं पड़ा। अब अच्छा, दूसरी बात जो मुझे खुशी भी हुई और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ एक प्रकार से कहें कि अगर जैसे भी उन्होंने भारतवर्ष के सेनाओं ने वहाँ पे इनको लिक्विडेट करने के लिए अपने जो ऑपरेशन किया, वहाँ की तरफ से कोई रेजिस्टेंस कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि आप जो है पंजाब के जो है समझ लीजिए हार्टलैंड में जाके वहाँ पे आप मिसाइल छोड़ रहे हैं, जहाँ पे आतंकी गढ़ है वो, जहाँ मतलब मुरीद के में, वो लाहौर के पास है, अपने वहाँ छोड़ दिया। और जबकि पाकिस्तान भी, उनकी फ़ौज भी सिनारियों वगैरह वो बनाती होंगी कि किस प्रकार से हमारे ऊपर जो है भारतवर्ष की तरफ से क्या कहते हैं अटैक हो सकता है। तो वो जो है इतना सक्सेसफुल अटैक हुआ, तो मुझे बड़ा हर्ष भी हुआ, और थोड़ा मैंने कहा कि वहाँ पे उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस मुझे खास कोई नज़र नहीं आया। एटलीस्ट जो मैं देखा हूँ कि भाई कुछ तो लगे कि भाई आपने जो है किसको, इस बिल्डिंग को सेव कर लिया या उसको सेव कर लिया, आप तो किसी को सेव नहीं कर पाए। तो अब देखिए मतलब ठीक है भाई, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपके मिसाइल जो हैं या गोला जो है दूसरी तरफ गिरा, और उससे कुछ क्या कहते हैं जो आतंकी वहाँ पे प्लेटफॉर्म बने हैं उनको आपने उनके जैसे कि मतलब उनकी जो हार्टलैंड है पाकिस्तान का, तो पंजाब में, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब की पॉपुलेशन जो है वहाँ पे मेजॉरिटी उसी की है पाकिस्तान की उसमें, तो मेजॉरिटी उनकी है, और पाकिस्तान से ही बहुत जो है उनके मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट होता है फ़ौज का वहाँ से होता है। अच्छा, तो ये सेंस एक से मैसेजिंग गया है उनको कि भाई आपकी जो है हम ये जो कर रहे हैं इस प्रकार से, ताकि आपका भी नाक नीची हो जाए अपने देश के सामने कि भाई आप जो है कुछ नहीं कर पाए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये मैसेजिंग भी इम्पोर्टेंट है, और सबको, दुनिया को भी पता है कि भाई अपने जो है सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने ज़रूरी हैं हम उठाएंगे। सर एक और सवाल, अब आगे क्या? क्योंकि हर किसी का यही सवाल है, क्या युद्ध होगा? क्योंकि जिस तरह से तैयारियां तेज़ चल रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा, हालांकि उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करेगा। देखिए ये एक किस्म से डेवलपिंग सिचुएशन है। हाँ, हमने जब वहाँ पे उनको जो है उनके आतंकी गढ़ों को जो हमने तोड़ा है और लोगों को वहाँ पे जो आतंकी हैं उनको मारा है, तो जाहिर है कि एक किस्म से पाकिस्तान के लिए भी चुनौती है। तो इस चुनौती का वो जवाब क्या देंगे, कुछ तो उनको देना पड़ेगा, जाहिर है। उन्होंने कहा भी है, हम आपको देखेंगे, पहले भी उन्होंने कहा था इस तरीके से। तो ये जो है क्या वो करेंगे ये कहना मुश्किल है। इनमें दो चीज़ें मुझे अभी तक जब मैं देख रहा हूँ मैं समझ में आई। एक तो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग जो है बढ़ गई है, तो इसका जो है इंटरनेशनल जो है इसका इम्प्लिकेशन ये है कि वो सारे दुनिया को बताना चाहते हैं, देखिए साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगी और दोनों के पास आणविक हथियार है। ये कौन बताना चाहता है? पाकिस्तान। हाँ, आणविक हथियार है, तो आप लोग आकर के पहले तो समझौता करा दीजिए, फिर कश्मीर के ऊपर फैसला करवा दीजिए। ये उनके दिमाग में सोचते हैं, ये शुरुआत से ही है, शुरू से ही है वो। आप लेकिन जब से न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं आप कहें कि आर्सेनल में आए हैं भारतवर्ष के और पाकिस्तान के, तब से ये न्यूक्लियर एंगल उन्होंने ऐड कर दिया है, और उसको वो प्ले करते हैं साइकोलॉजिकली एवरीवेयर कि आप जो है देखिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यहाँ चल रहा है, और अगर ये जो है इसको रोकेंगे नहीं, रोकने का मतलब जैसा हम कहते हैं वैसे रोकिए आप इसको, अगर रोकेंगे नहीं इसको तब हो सकता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन छिड़ जाए, चल जाए। तो इस प्रकार से वो एक साइकोलॉजिकल उनके लिए है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है ये उनके लिए काम करना है, आप समझें ये उनका एंगल है। लेकिन उसमें हमारे कुछ नागरिक उनको भी कुछ मतलब उनको भी जाने गई हैं इसमें, तो ये वहाँ पे ज़रूर चल रहा है। और उन्होंने जैसे जो स्टेटमेंट उनका आया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद पाकिस्तान की, कि वो हमारी कार्रवाई, हमारा जवाब जो है दिया जा रहा है, लेकिन और क्या दे सकते हैं ये उनके अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे बात चल रही है और जो उनकी तरफ से जो बोला जा रहा है, जो वक्तव्य आ रहे हैं, उसमें
संभावना है कुछ और भी आगे वो कदम उठाएं। लेकिन जैसे मैं टीवी पे देखता हूँ अपने जो वरिष्ठ जो रिटायर्ड आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी के जो सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, उनकी बातों से लगता है कि हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो जो है उस पर वो इतना उनका जो कह रहे हैं वो कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। एक तो बात ये है। दूसरा, वहाँ पे मैंने बाद में लगा, देखिए से हमारे भारतवर्ष का जो जवाब देखिए आप, प्रधानमंत्री ने बोला, उसके बाद हमारे नेतागणों ने बोला, फिर उसमें जो है जो मीटिंग हुई इसमें स्टेटमेंट इशू है। वहाँ पे आप देखिए तो ये जो एक नेशनल लीडरशिप जब आती है क्राइसिस के टाइम पे, वो वहाँ पे आपको ऐसे नहीं मिल रही है। बल्कि वहाँ पे ये लग रहा है मुझको कि अब जैसे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले पहले, उन्होंने वो प्रेस को स्टेटमेंट इशू कर दिया, फिर उनके वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बोला, और उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर को बोला, लेके और फिर उनके जो आर्मी के स्पोक्समैन हैं उन्होंने कुछ बोला। तो वो जो जैसे एक आप समझिए कि एक सोचिए कि अगर जो कि नेशनल क्राइसिस है उस वक्त किस प्रकार का नेतृत्व सामने आता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने भारत में देखा कि तो उसमें दो बातें मुझे लगी। एक तो ये कि पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, जाहिर है। उनके जो इलेक्शन हुए थे अभी जिसमें इमरान खान को जो है उनका डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको कर दिया कि वह बन नहीं पाएंगे वो, और उससे पहले आर्मी कू हुआ बाजवा के टाइम में, तो उनको हटाने के लिए ताकि शहबाज शरीफ वहाँ लाए जाएं। तो मतलब ये कहने का कि वहाँ पे पॉलिटिकल जो उनकी जो 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 आप कहें पॉलिटिशियन जो कंपोनेंट है, वो थोड़ा सा उनके रिजर्वेशन मुझे लगा कि कुछ है। रिजर्वेशन इस सेंस में कि वो जानते हैं कि भाई पाकिस्तान की हालत जैसी है, अब वो IMF से लोन ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और उनको जगह जगह लोन चाहिए, तो सब जगह से उनको लगता है कि भाई जैसे इमरान खान का हाल हुआ था वैसे ही इनका भी हाल हो जाएगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो आसिम मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिया था, ये पहलगाम से करीब 10 दिन करीब पहले या 10-12 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया था, तो उनकी जो भाषा थी वो भाषा मैंने कभी इससे पहले कि किसी आर्मी चीफ से नहीं सुनी। कि वो कहते हैं कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, और जो है कभी मिल नहीं सकते, और इस किस्म की बात, और वो कश्मीर जो है हमारा वो शारग है और वो जो है हम लेकर रहेंगे, फलां ढिमा जिस किस्म ने बात की। तो उसको मुझे और लोगों ने इंटरप्रेट ये किया कि वहाँ पे वो जो है पाकिस्तान में वो अपने जो है अपने ओहदे का जो है इस्तेमाल करके पाकिस्तान का रुख बदलना चाहते हैं जिहादी काइंड ऑफ एक्टिविटी की तरफ, जो ज़ियाउल हक के टाइम हुआ था। तो वो कोशिश, मुझे लगा उनका ये ध्यान इस तरफ है। लेकिन जैसे मेरा अंदाज़ा ये है, क्या शायद मैं सही भी ना हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जैसे आप देखें कि इमरान खान के टाइम से पाकिस्तान आर्मी में भी थोड़ा सा एक किस्म इंटरनल थोड़ा सा वो है वरी कि वो आर्मी कहाँ जा रही है। क्योंकि अब ज़िया वाली आर्मी तो ठीक है भाई, पावरफुल आर्मी है, उसका असर तो कुछ होगा, लेकिन ज़ियाउल हक का एडवांटेज ये था कि वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था उनको उस वक्त। उनको बिकॉज अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी उस वक्त थी, तो उनको वो फ़ायदा उनको मिला। अब यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, सीधी बात है। अफगानिस्तान से अमेरिकी चले गए हैं, वही तो। अब देखिए अच्छा एक बात मैं कहूँगा, चीन जो है जो इनकी मदद कर रहा है, प्रोजेक्ट हुआ CPC वहाँ जाके हाई तौबा मचा रहे हैं। लेकिन चीन के जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पे, उनके जो नागरिक हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ हमले हो रहे हैं। तो वो जो है जनरल लेवल पे जितने जनरल थे जब वो पहले शी जिनपिंग गए थे, सब ने कहा अश्योर किया कि चिंता मत कीजिए, हम आपके नागरिकों को प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। वो नहीं कर पाए। तो मतलब ये कि इस किस्म से जो पाकिस्तान की परिस्थिति डामाडोल है, वो डामाडोल परिस्थिति जो है इस किस्म की बात से आप कहें कि भाई टेंशन तो हो जाएगी भारत के, लेकिन पाकिस्तान को आप एक स्थिर दिशा में ले जा रहे हैं, ये मुश्किल है, क्योंकि आपका जो है इमेज भी खराब है, अलग थलग पड़े हुए हैं। अब जो स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग है वो भारत भी कई देशों से कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या कौन है? आप देखिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। तो ये चीज़ें भी तो मोरल डाउन करती हैं, लेकिन पाकिस्तान को अक्ल क्यों नहीं आती? मेरा सवाल ये है।
ये थोड़ा सा अब एक किस्म से लंबा सवाल है, और जो किताब के सामने रखी है, जी 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 जी, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये जो पुस्तक है जियो पॉलिटिक्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उस पे मैंने फ़ोटो लगाई है गांधी जी गफ्फार खान की। अच्छा। वहाँ के जो फ्रंटियर रीजन है, तो वो गांधी जी वहाँ 2 बार गए थे, और गफ्फार खान वो पश्तून थे। तो गफ्फार खान मतलब पश्तून, जो आजकल पश्तूनों को कहते हैं कि भाई ये तो सुइसाइड बॉम्बर्स हैं, ये तो आईडी चलाते हैं और इस किस्म के और वायलेंट लोग हैं, हम तो इनको तो गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, सरहदी गांधी बोलते हैं। तो जो एक समझिए कि एक आप ये सोचिए कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन किया फ्रंटियर प्रोविंस में, वो राजनीतिक परिवर्तन जो है, आप समझिए कि ये एक लेसन है सबके लिए कि इस तरीके से आप करें तो आप जो है आपके देश की तरक्की होगी। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर बना है, ढांचा जो बना है, वो जिन्ना के बाद से, जिन्ना के टाइम से समझ लीजिए, जो ढांचा बना है वो ढांचा ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी शुरू से ही है। तो मिलिट्री आई, तो मिलिट्री के खिलाफ जो है पहले जिन्ना आए, फिर लियाकत अली आए, लियाकत अली को उन्होंने क्या कहते हैं असैसिनेट कर दिया। इस्कंदर मिर्ज़ा आए, वो वहाँ पे कैबिनेट चीफ का समझ लीजिए कि मेन वहाँ के सिविल सर्वेंट थे। वो आए आर्मी के सपोर्ट से, तो आर्मी कहने लगे भाई आपके जरूरत हम ही चलेंगे, तो वो क्या कहते हैं अयूब खान आ गए। तो जो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी का जो धारा प्रवाह चल रहा है वो अभी भी चल रहा है और वो ख़त्म नहीं हुआ है। और इसकी जो इंस्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से वहाँ पे जो एक प्रकार से मल्टी सेंटर बन चुके हैं पावर के, तो मतलब आर्मी भी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि आर्मी को मालूम है कि भाई वहाँ पे अगर जनता जो है एक किस्म से वहाँ पे जनता में क्या कहते हैं आक्रोश है, तो जो उनके जो सोल्जर्स हैं वो जनता के ऊपर फायरिंग थोड़ी करेंगे। हाँ। तो ये जो है फिर आर्मी को प्रेशर पड़ता है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है हम पॉलिटिकल पार्टीज़ ले आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इतनी टूटी पड़ी हैं एक दूसरे से, तो मतलब ये किस किस्म का जो वहाँ पे वातावरण है, वहाँ पे तो मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर बने हुए एक तरीके से, तो उसमें वहाँ पे पॉलिटिकल डेडलॉक वो जो है उनका जाहिर है कि वो है, मतलब वो शुरुआत से ही रहा है, वो शुरुआत से पाकिस्तान रहा, अब बनने से ही रहा है। ज़्यादा हो गया है। हाँ। तो ये लोग जो हैं, तो इसी वजह से जो आतंकी किस्म के जिहादी किस्म के माइंड के लोग हैं वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में भी आए हुए हैं और आर्मी में भी आए हुए हैं। तो ये लोग जो है इस प्रकार से वहाँ पे एक किस्म से जो डायरेक्शन है पाकिस्तान का आगे का, वो डायरेक्शन वो गलत जा रहा है। वो शुरू से है लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। अब लेकिन सर अब ठीक है, अब भारत ने बहुत अच्छा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकी गढ़ हैं उनको नेस्तानाबूद कर दिया, ज़मींदोज़ हो गए। लेकिन जो असली आतंकियों के सरगना हैं, अजहर मसूद हो गया, हर किसी को इंतज़ार है कि ये कब मारा जाएगा। देखिए इसमें एक बात जो है ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसे डेवलप हुआ है, ये समस्या एक किस्म से वहाँ से शुरू होती है। तो आप जो है आतंकियों को तो मारेंगे, लेकिन आतंकवाद तो कैसे ख़त्म करेंगे जब वहाँ का जो आर्मी चीफ है वो इस लैंग्वेज में बोल रहा है। तो आप सोचिए कि वो जो है उसको ख़त्म करने का तरीका तो एक ही है जो मुझे समझ में आता है कि भाई वहाँ पे जब तक पॉलिटिकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स ना हो तब तक ये इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा। अब आप देखिए इसको आप देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने भारतवर्ष पे अटैक कर लिया, उस पर भी उनको क्या कहते हैं सफलता नहीं मिली। उसके बाद वो आतंकी हमले उन्होंने शुरू कर दिए, वहाँ से कई इंसिडेंट की उन्होंने। ये तो बहुत ही क्या कहते हैं भयावह किस्म की आप कहें और विभत्स किस्म की इंसिडेंट थी। लेकिन पहले आप देखिए मुंबई टेरर अटैक हुआ, उसके बाद जो है और आगे भी हुए हैं, मतलब क्या कहते हैं आप देखिए उरी वगैरह सब जगह जगह हुए हैं। करगिल वॉर देख लीजिए, सब जगह एग्जैक्टली बॉर्डर। तो मतलब ये कहने का कि ये जो है उन्होंने वो भी ट्राई कर लिया, लेकिन जब कश्मीर की जनता जो है वो देख रही है कि भाई किस प्रकार से उनको राजनीतिक उनको भी अधिकार हैं, बिल्कुल इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ। और उनकी जो है जैसे भारतवर्ष की और प्रांत हैं वहाँ पर भी प्रगति हो रही है। तो वो जो है एक किस्म से उनको एक लेसन ड्रॉ करना चाहिए कि आप ये सक्सेसफुल नहीं कर पाए, इसमें सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनका एक मानसिकता जो है वो पॉलिटिकल ढांचे से समझिए उससे पनप रही है। तो इसके मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं। एक तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके दर्शकों को इसके माध्यम से, जब ये मुंबई टेरर अटैक हुआ था उस वक्त, तो ब्रिटेन की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6 बोलते हैं उसको,
उस वक्त जो है उन्होंने एक पेपर निकाला था कि ये आईएसआई है, इसको डिसबैन कर देना चाहिए। क्योंकि आईएसआई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी और आर्मी में ऐसा नहीं है। अब देखिए, तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस मतलब ये सारी इंटेलिजेंस जो है वो अपने पास एक किस्म समझिए, उनके पास जो है वो आप कहें कि वो उनका अपना वो जो है इंटेलिजेंस उनकी सुपीरियर इंटेलिजेंस है। जब मिलिट्री इंटेलिजेंस की कैपेसिटी कम है, एयर की कम है, इनकी ज़्यादा है। और ये जो है वो टेररिज्म का इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। तो MI6 ने ये पेपर निकाला कि, और इंटरनल सर्कुलेशन, लेकिन वो अखबार में निकला है, वो मैंने पढ़ा था उसको, कि इसको आप डिसबैन कर देंगे तो काफ़ी हद तक ये जो पाकिस्तान की जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, आप समझिए इंस्ट्रूमेंट जो है उनके हाथ में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मैंने तो ताजिकिस्तान तो मैंने देखा वो ISI का क्या रोल था उसमें। तो मतलब ये कि एक तो यह तरीका है, उनको आप डिसबैन कर दीजिए, तो ये है कि भाई फिर आर्मी जो है और जो है वो नॉर्मल तरीके से वो ग्रो करें। तो मतलब एक किस्म से आप कहें इंस्टीट्यूशनल कल्चर बनता है उससे। दूसरा ये कि जो लोग जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सैंक्शन लगा दें। अगर ये जो है ISI के चीफ के ऊपर, जैसे ये जब वहाँ पे जब पुलवामा में हुआ था, तो ये जो है आसिम मुनीर जो है DG ISI थे उस वक्त। ओके, तो अगर एक बात कह रहा हूँ, तो DG ISI को अगर आप, जैसे अमेरिका ने इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, एक बात कह रहा हूँ, तो उनके जो लीडर्स हैं उनके ऊपर भी से, तो अगर आप उनको ये डिक्लेयर कर दें कि भाई हमने ये पाया है कि आप इसमें इन्वॉल्व थे, तो आपके खिलाफ सैंक्शन लगा देते हैं आप, तो वो भी एक प्रेशर बनता है। या जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके प्रेशर बनता है। वो प्रेशर ऐसा बनेगा कि भाई उनको मालूम है चाहिए इनके जो है भाई इनकी प्रॉपर्टी बाहर है, ट्रैवल करते हैं, बच्चे हैं, सब है, परिवार है, तो उन्हें लगेगा भाई मामला गड़बड़ है। तो एक तो प्रेशर का तरीका ये है, दूसरा उसको डिसबैन करना, तीसरा जो है मैं समझता हूँ कि जब तक उनकी पार्टी सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये जो है इसको, क्योंकि एक किस्म से आप पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल गवर्नेंस को ड्राइव करती है, तो आप इसको रिफॉर्म जब तक नहीं करेंगे। और मैंने इसीलिए गांधी जी का उसमें कि देखिए भारतवर्ष में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान एक साल पहले, एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान कहाँ है और भारतवर्ष कहाँ है। तो इसका एक विश्लेषण की भी ज़रूरत है और मनन की भी ज़रूरत है कि ये क्यों हुआ ऐसा। बिल्कुल, और यही तो बात है ना कि पाकिस्तान वो चीज़ समझने की कोशिश ही नहीं करता। ये जो डिनाइल मूड है पाकिस्तान का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको जो है, अच्छा उसमें जो मैंने उसमें जिसमें दिखाया है किताब में अपनी में, कि जो गांधी जी ने यहाँ पे राजनीतिक क्या कहते हैं मोबिलाइजेशन जो है संगठन किया था मैस बेस पे, और इस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया था, तो वो जो स्टेबिलिटी उसकी वजह से आई इंडिपेंडेंस के टाइम में, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो इंस्टीट्यूशन, आप संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में देख लें, राजनीतिक संस्थाओं में देख लें, हमारी जो प्रथा है, हमारा जो कल्चर है, उससे हम बढ़े हैं। अब पाकिस्तान को आप देख लीजिए, वो तो मतलब आप समझ लिए कुछ ही सालों के बाद वो बैठ गए। बांग्लादेश को आप देख लीजिए, बांग्लादेश की इतनी ज़बरदस्त उनकी लड़ाई हुई, 72 में मुजीब आए वहाँ पे, 3 साल में उनको असैसिनेट कर दिया, 2 साल के अंदर 74 में उन्होंने वन पार्टी स्टेट बना दिया वहाँ पे। तो जगह जगह आप देखिए कि जब तक कि एक किस्म से जो पार्टी सिस्टम जब तक ऐसा ना हो जो कि जनता की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट ना करे, और एक जो डिसिप्लिन है पार्टी का, जो जनता की फीलिंग रिफ्लेक्ट करने के साथ पार्टी का इंटरनल डिसिप्लिन है, वो जो है अगर आप रिफॉर्म्स करेंगे तो ज़रूर होगा। और इसमें एक बात लास्ट और ऐड करें, पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। वो तो कभी वर्ल्ड बैंक से उनको पैसे चाहिए, कभी IMF से पैसे चाहिए, कभी यहाँ से चाहिए, कभी वहाँ से चाहिए। तो अगर ये जो संस्थाएं हैं, अगर उनको एक कहें कि भाई हम आपको देंगे, लेकिन इन शर्तों पे देंगे आपको, exactly. तो ज़रूर उसका फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा उसका। क्योंकि अभी जो देखिए ना, अब एक बात और है कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, कितने है इसकी आबादी, 24 करोड़ करीब समझ इसकी आबादी है। तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ जैसे डेवलप होंगी, जैसे पहले हुआ, उसका प्रभाव तो सारे क्षेत्र में पड़ेगा, उसके आगे भी पड़ेगा। अब जिनको वहाँ पे टेररिस्ट पनप रहे हैं, या क्राइम के इंटरनेशनल क्राइम वहाँ से चल रहा है, ड्रग्स वहाँ चल रही हैं, तो ये जो है इसका प्रभाव तो विश्व में पड़ेगा।
तो ये तरीका सही है भारत का, क्योंकि जो पाकिस्तान का डिनायल मोड हमेशा रहता है कि हम जो नैरेटिव सेट करता है कि भारत ऐसा है, हमने तो कुछ नहीं किया, जो अभी भी तस्वीर वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा पहले भी उन्होंने कहा था। तो इसका पाकिस्तान को मज़ा चखाने का तरीका यही है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हाँ, उसमें आई थिंक मुझे जो लगा, जो मैंने देखा उसमें, कि भारत सरकार की इस बार जो है, भारत में नेता हमारे नेतृत्व की इस बार जो है थोड़ा इनकी अप्रोच जो है पहले थोड़ा भिन्न है। अच्छा, उन्होंने ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेशर जो है बनाना शुरू किया पाकिस्तान के ऊपर, और साथ साथ उनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर लगाया। तो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रेशर साथ साथ चल रहा है, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ लगाएंगे। अब हमने ये कहा कि भाई हमने किया, अगर आप कुछ हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। तो मतलब एक किस्म से उन्होंने जो पहलगाम में जो हुआ उसके लिए उन्होंने उनको जवाब दिया कि हमने इनको मारा है और भी मारेंगे, और जहाँ मिलेंगे वहाँ मारेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर इंटरनेशनल लेवल पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो फ्रेंच एम्बेसडर जो उनके प्रेसिडेंट थे वो पिछले महीने, उन्होंने एक वो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट इशू किया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान ने कोशिश की कि भाई कश्मीर को लिखो डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिख दो, उनका एक तरफ करो। और उसमें हालांकि जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था कि उन्होंने कहा था द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर का एक मतलब एक बेसिकली ब्रांच है, तो उसको उन्होंने हटवा दिया। हालांकि भारत जो है कई सालों से, जैसे उन्होंने कहा विदेश सचिव ने, कई सालों से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहा है कि भाई लश्कर तैयबा अगर जो है उसको आपने डिक्लेयर करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसको भी कीजिए आप, क्योंकि हमें आपको प्रूफ दे रहे हैं आपको। हाँ। लेकिन उस मौके पे वो नहीं, लेकिन भारत की कोशिश जरूर रहेगी इस मामले में। तो प्रश्न ये है कि अच्छा, पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि भाई आप कीजिए, उनके वो मेंबर हैं उस वक्त नॉन परमानेंट, तो उन्होंने जो है वो इनफॉर्मल मीटिंग अलग से की, उसमें एजेंडा डाला इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। तो मतलब ये कहने का कि उन्होंने उस मोड़ पे देने की कोशिश करी, उसका कोई नतीजा कुछ नहीं निकला। जाहिर है कि ना तो, क्योंकि इनफॉर्मल मीटिंग है, क्लोज डोर मीटिंग है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं है। हालांकि कैलेंडर में आ गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन अलग से है वो। तो ये जो है एक प्रकार से उनको बात जाहिर है कि दुनिया आप समझ रही है कि जो कश्मीर की जो बात कर रहे हैं इस वक्त, वो परिस्थिति इतनी बदल चुकी है कि जो कुछ भी कहें वो लागू अब हो ही नहीं सकती किसी हालत में। बिल्कुल। और जो सर पाकिस्तान की हम सब अच्छा, सो हम लोगों का जो है कि भाई हम जो है इंटरनेशनल लेवल प्रेशर डालेंगे और पाकिस्तान को ये दिखाएंगे कि भाई ये जो दहशतगर्दी यहाँ से शुरू होती है, और इसकी जड़ ये है, इसको आप हमें निपटना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी तो है, क्योंकि आपके पास आर्म्ड फोर्सेस ऐसी नहीं है जैसे भारत के पास है। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये जो पाकिस्तान और चीन का नेक्सस बहुत ज़्यादा आजकल डेवलप हो रहा है, क्या ऑपरेशन सिंदूर एक जरिया है दोनों को मैसेज देने का? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो है सभी लोगों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और शांति कीजिए और डी एस्केलेट कीजिए, वो तो नेचुरल नॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन दो बातें इसमें, एक तो ये कि जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड लीडर जो कहते हैं उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। कहीं तो आउटराइट सपोर्ट है, ट्रंप ने फ़ोन किया उनको सऊदी अरेबिया में प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग जो है वहाँ, अपनी विजिट जो है उसको क्या कहते हैं शॉर्टन करके उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, और क्राउन प्रिंस से उन्होंने मुलाकात की, उनको सपोर्ट उन्होंने दिया, उनको सऊदी क्राउन प्रिंस ने। उनका जॉइंट स्टेटमेंट जो आया वो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया। अच्छा, और जो देश हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये सब कश्मीर है जो फलां धमाका है, तो वो जो हैं वो जानते हैं कि वो ज़्यादा इस मामले में इस वक्त ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो मतलब दो चीज़ें हैं कि भाई हर एक देश जो है, नेता जो है, वो अपने उस देश के बारे में उनकी क्या कहते हैं, उनके जो है संबंध किस प्रकार के हैं, उसके हिसाब से वो अपना स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर किसी ने इतना बहुत ही बहुत ही अपफ्रंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो आपको अपोज करेंगे। तो आपका जो है मार्जिन जो है आपके पास, स्कोप ऑफ एक्शन, चाहे वो मिलिट्री एक्शन है या डिप्लोमेटिक एक्शन है, उसका स्कोप आपके पास है, और ये प्रेशर पड़ेगा उस पर, उनके पाकिस्तान डेफिनेट प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि आप विदेशी मामलों के भी जानकार हैं, आप विदेशी मामले भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जिस तरह से भारत के साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है, पाकिस्तान वैसे भी अलग थलग पड़ा था, कमज़ोर तो पाकिस्तान है ही। तो ऐसे में जो रिश्ते हैं पाकिस्तान से बाकी देशों के, वो कितने नाजुक होते जाएंगे?
देखिए नाजुक तो है ही। मैंने जैसा आपको बताया कि वो चीन जो है, चीन के रिश्ते उनके विशेष रिश्ते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीनी उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई आप हमारे नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते, आप जो है हमारे नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते, हम जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं अपने जो है मतलब इतने पैसे लगा के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो उन्होंने रोक दिए हैं। डैम वगैरह जो फ्रंटियर रीजन में डैम बना रहे थे, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा इस वक्त, उन्होंने कहा कि हम इसको बंद कर रहे हैं। और क्या, तो मतलब कहने का ये है कि ठीक है, और जो मामले हैं उनके जो कंसर्न हैं आपस में, जो उइगुर्स हैं, जो भी कुछ हैं, उसमें उनकी कोलैबोरेशन चल रही है। लेकिन चीन को पाकिस्तान में भरोसा है कि भाई वो जो है अपने यहाँ पे इस किस्म की परिस्थिति बना लेगा जिससे कि वहाँ पे उनके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ऐसा नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात ये, वो चीन भी जानता है कि भाई कहाँ कहाँ पाकिस्तान और कहाँ भारत। सीधी बात तो यही है, क्योंकि उनकी भी अपनी, हर एक नेता के पास अपनी समस्याएं होती है सॉल्व करने के लिए। तो नेचुरली, तो अब आप देखिए, तो इस वजह से जो उनका जो फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया था वो बहुत ही केयरफुल स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और उसको उन्होंने बेसिकली ये है कि भाई इसको ठीक है, आप एस्केलेशन को मत होने दीजिए, वो दोनों के लिए, हमारे लिए भी उनके लिए भी है, लेकिन टेररिज्म को तो ख़त्म करना ही है। तो वो एक किस्म से जो है वो दबाव, एक किस्म से इसी प्रकार दबाव पड़ता है। जो हम बात कर रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस टू आतंकवाद, ज़ीरो टॉलरेंस, वो लग रहा है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हमने पहले किया भी है, चाहे वो एयर स्ट्राइक के ज़रिए हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, वो हमने कभी कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश किया भी है। और इससे कड़ा मैसेज तो जाता ही है, लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि कम से कम इस तरह की चीज़ें हों? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें इसी वजह से मल्टी फ्रंट, हमारे यहाँ कह रहे हैं मल्टी फ्रंट हमारी अप्रोच है, जो पहले मुझे इतनी नज़र नहीं आई। कि भाई फ़ौज अपना काम जानती है, करेगी, और जैसा ज़रूरत पड़ेगी वैसा करेगी, और साथ में इंटरनेशनल एक किस्म से प्रेशर डाला जाए इनके ऊपर कि भाई तुम भी तो, भाई आप आर्मी चीफ हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, भाई देश को तो आप भी चलाना चाहते हैं ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जो है आपको अपना, जब तक आप अपना खुद सुधार नहीं करेंगे अंदर तो हम आपको प्रेशर डाल के सुधार कराएंगे आपका। ये तरीका है। बाकी तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, कंट्री जो है वो अनस्टेबल रहती हैं। आप देखिए अफ्रीका वगैरह में, और अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, वो इंस्टेबिलिटी कब तक चलेगी किसको नहीं पता। और तो वहाँ पर भी जो है आप समझिए कि जो मतलब आप कहें कि उससे जहाँ जहाँ इंस्टेबिलिटी है वहाँ से एक प्रकार से वो इंस्टेबिलिटी और जगह, चाहे क्राइम हो, चाहे टेररिज्म हो, या इलीगल माइग्रेशन हो, और चीज़ें हैं। अच्छा, पाकिस्तान की समस्या एक और है। अभी मेरे ख्याल से आई थिंक 2022 में शायद उनके फ्लड्स आए थे बहुत ज़बरदस्त। हाँ। उसमें करीब 40% उनकी क्या कहते हैं लैंड एरिया वो पानी से भर गया था। तो उनका जो उस पर जो इकनॉमिक जो उसका असर पड़ा, उसका मतलब इतने डैमेज का, वो ऐसा पड़ा उनको कि इससे पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हुआ। उसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि इंडियन ओशन जो है वो वार्म अप हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इस प्रकार के जो आजकल जो आधुनिक हैं आप समस्याएं चल रही, आज की समस्याएं हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे आप कहें टेक्नोलॉजी का अनकंट्रोल डेवलपमेंट है, तो उसमें तो पाकिस्तान में अब जैसे आप देखिए क्या कहते हैं, म्यांमार के और थाईलैंड के बॉर्डर पे वो बैठे हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स, कैम्बोडिया में बैठे हैं साइबर क्रिमिनल्स, जिनको वो अरेस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कहीं से, ड्रग स्मगलिंग। तो इसका असर तो उनके देश, तो मतलब ये जो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो जो है उसके लिए आपको एक दृढ़ नेतृत्व चाहिए, एक स्थिरता चाहिए। वो तो है नहीं उनके पास है नहीं। तो ये सब चीज़ें देख करके हमें ये जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है, एक तो ये कि भाई आप रोकिए इसको, आप ये नहीं कहेंगे हमको तो पता नहीं, तहव्वुर राना तो हमारे कब्ज़े में है, हम तो उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोसेस चल रही है। कल मैं उनका स्टेटमेंट देखा टीवी पे, वो कसाब, हाँ। उसने स्टेटमेंट दिया कि कौन कौन लोग आए उनसे मिलने के लिए। फिर वो डेविड हेडली जो बैठा है, उसने स्टेटमेंट दिया कि डीजी ISI जो है वो उनसे मिलने आए। तो मतलब कहने का ये है कि ये जब बातें निकल के आ रही हैं तब आप कहें हमको तो कुछ पता ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बहुत दूध के धुले हैं। तो इस तरीके से जो है
ये कब तक चलेगा? एक टाइम आएगा कि जब वो समझेंगे, दैट्स व्हाट आई सी। मुझे लगता है यही है कि देखिए वहाँ पे जो एक प्रकार से जो अस्थिरता है, जो पॉलिसी डेडलॉक है या पॉलिसी ग्रिडलॉक कह लें आप, जो है, और डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस आर पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर्मी में, उसमें जो है, इसी वजह से कि भाई हम ये 24 करोड़ लोग जो हैं आगे कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए प्रेशर ज़रूरी है, गवर्नेंस रिफॉर्म ज़रूरी है, और आप कर सकते हैं क्योंकि उनके पैसे नहीं हैं, उनको चाहिए पैसे और से। मेरे को लगता है शांति नहीं, शक्ति से ही समझाया जा सकता है पाकिस्तान जैसी नहीं, कंट्रीज को। शक्ति तो चाहिए, बिना शक्ति के तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, हाँ। जाहिर है। लेकिन शक्ति का जो है मैसेजिंग का तरीका है वो कई तरीके हैं। हाँ। कुछ तो ये कि भाई आपने जो है काफ़ी दृढ़ क्या कहते हैं उसमें अपनी आवाज़ में बताया कि वॉच आउट। दूसरा ये कि आर्मी ने किया। तीसरा ये कि भाई आपने दूसरे जो है विदेशी जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनसे बात की कि भाई ये तो प्रॉब्लम सबके लिए, हमारे लिए नहीं, आपके भी ये प्रॉब्लम है। अब वो जो उनके टेररिस्ट हैं, वो लश्कर तैयबा वगैरह, वो तो उनका तो वर्ल्ड वाइड उनका वो है एजेंडा। हाँ, वो तो उनका तो प्लान ये है कि मैं क्या कहते हैं रशिया में भी अटैक करेंगे, फिर यूरोप में भी करेंगे। उनकी इंसिडेंट्स हुई हैं ऐसी। तो मतलब ये कि जाहिर है कि आपने जो इस प्रकार का जो वहाँ पे वो जैसे कहा ना, हिलरी क्लिंटन ने जब गई थी वहाँ पे, जब सेक्रेटरी स्टेट थी, तो देखिए आप सांप को दूध पिला रहे हैं अपने बैकयार्ड में, वो आपको भी काटेगा। वही हो रहा है। और उसके बाद वही रोना रोते हैं कि हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं। हम तो खुद हैं। हाँ, ये हमें हर कोई बोलता है वहाँ पे सर। और ये कहते हैं कि जिन्होंने ऐसे नृशंस हत्या की है, कहते हैं वो तो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर्स थे। हाँ यार दुनिया में भी लोग जानते हैं, देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। सही में आप इस बकवास कर रहे हैं। हाँ सर, 25 मिनट में जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, मैं आपसे समझना चाहूँगी, हर कोई समझना चाहेगा ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे इस चीज़ को बनाया जाता है, पूरा ढांचा बनाया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। देखिए मेरा जो ये तो मिलिट्री हिस्टोरियन बताएंगे आपको फिर भी कुछ सालों के बाद। हाँ। लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर से जो मुझे समझ में आता है कि देखिए ये पहली बार ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी हुई है ऐसी बहुत ही ट्रेजिक काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, एपिसोड्स। तो देश का नेतृत्व जो है वो सिनारियो बिल्डिंग करता है कि भाई ये अगर हमारे साथ ऐसा खतरा है, उसके लिए हम क्या प्लान बनाएं। तो डिफरेंट है, हर किस्म के हैं। भाई मिलिट्री फाइट है तो उसका क्या कहते हैं, इसके अलावा आप हमारे यहाँ जो है फ्लडिंग है, डिज़ास्टर है, जो भी कुछ है, मतलब एक प्लान बनते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लान तो इसमें क्लियरली बने हुए हैं। लेकिन जो ये इसका जो आप कहें कि जो जिस प्रकार से घटित जैसे घटा ये मतलब इसे घटना चक्र चला, इसके लिए तो मेरे ख्याल से मिलिट्री हिस्टोरियन जो है किसी टाइम बताएंगे। लेकिन मुझे समझ में आया कि मुझे तो थोड़ा सा बहुत प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि वहाँ से कोई रजिस्टर नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने बिल्कुल साफ कर दिया उनको पूरा वहाँ पे, जहाँ अब वो जमात दावा जो जगह है जहाँ पे वो ट्रेनिंग वगैरह मिलते कसाब, सबने उसका जिक्र किया है उसको। वो जगह जो है इतना हैवी फोर्टिफिकेशन है वहाँ पे, और सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो जब से निकाला था, वो जनाजा निकाल रहे थे, वो मैं कल वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आर्मी के लोग भी उनको कंधा लगा रहे हैं। हाँ। जनाजे के ऊपर। तो आप सोचिए कि इनका कितना क्लोज इनके लिंक्स है। तो मतलब ये कि वहाँ पे अच्छा, जब पहले जो बालाकोट की हुआ था, तब ये जो हमने जैसे प्लान बनाया था, वो जो अखबार में निकला, वो उनको लगा कि भाई ये जमात दावा के उस पर मुरीद के पे अटैक करेंगे, लेकिन बजाय वहाँ करने के हमने बालाकोट पे अटैक किया। ये सब स्ट्रेटजी का हिस्सा होता होगा। जैसे अभी भी कहा गया कि मॉक ड्रिल होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ये कर दिया गया, आधी रात को कर दिया गया। तो ये सब स्ट्रेटजी का हिस्सा ही रहा होगा। थोड़ा स्ट्रेटजी तो देखिए भाई, देश का नेतृत्व जो है उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है हमारे मुकाबले में, सीधी बात है। तो वो सब जो अपना देख करके प्लान करते हैं। लेकिन मॉक ड्रिल भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा जैसा चल रहा है, पता नहीं कब तक ये चले। प्रेशर तो पड़ रहा है इनके ऊपर, इंटरनेशनल प्रेशर, और हमारे ऊपर पड़ रहा है नेचुरली। तो हमारा तो पोजीशन ये है कि भाई हमने तो अपना जो करना था किया है, अगर ये करेंगे तो जवाब देंगे आप, इनको आप रोकिए, चाहे युद्ध हो जाए, आप रोकिए। ऐसा हो चुका है, मतलब पहले ऐसे किस्म की प्लानिंग वगैरह जो है हमारे साथ तो नहीं, और हो चुकी है कि भाई आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि ठीक है भाई ज़्यादा नहीं होगा, मामला ख़त्म, और फिर उसको। लेकिन वो तो एक मतलब समझ लीजिए हमने एक जख्म पे हमने बैंडेड लगा दी,
सवाल तो जब तक वहाँ पे आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, वहाँ पे जड़ से सुधार खत्म नहीं नहीं करेंगे, तब तक ये जो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर कोई निकल के आएगा। अच्छा सर, आप क्योंकि पाकिस्तान में रहे हैं, क्या लगता है माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर उतना अधिकार नहीं दिया जाता है? माइनॉरिटीज़ के साथ वाकई ही वहाँ पर गलत व्यवहार किया जाता है? और ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ज़्यादा जो आप 1993 तक बता रहे हैं 3 साल, मुझे लगता है ज़्यादा समय बीता भी नहीं है ना? तो कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया हालात बद से बदतर हुए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, माइनॉरिटी तब भी ऐसी थी, महसूस लगता था वहाँ पे, लेकिन जाहिर है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ अखबार में, वो और भी ख़राब हो चुकी है, जाहिर है। हालांकि मैं पढ़ता हूँ अखबार में कि भाई वहाँ पे उन्होंने सिख ऑफिसर है आर्मी में, उनकी कुछ है, मैं कहा हिंदू ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन जब आपका जो आर्मी चीफ इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई मैं जिस आर्मी में हूँ, आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, और आर्मी चीफ इस किस्म की बात कर रहा है। तो वो जो मतलब जो एक किस्म से कहेंगे जो आपका भावुक जो आपका इंटीग्रेशन है, इमोशनल इंटीग्रेशन तो नहीं होना आपका। हाँ, तो अच्छा, फिर बलूच, पश्तून्स, सिंधीस, पीओके के लोग जो हैं वो सभी जो हैं, पंजाब में भी हालत जो है उनके डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान से पंजाब है, हाँ। तो मतलब ये कि भाई जब एक तो आपकी गवर्नेंस ख़राब है, तो जाहिर है कि मतलब लोगों में वैसे भी हताशा होगी, डिससेटिस्फैक्शन होगा, और साथ साथ जो है फिर आप इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं, ऐसा आपकी नीति बना रखी है आपने, तो आप सोचिए कि मतलब अच्छा, मुझे सर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आप अच्छे सिंगर्स देते हैं, अच्छे एक्टर्स आपके पास हैं, इवन कि आपके एक समय में क्रिकेटर्स आपके पास कितने अच्छे थे, और अब आप देखिए, अब आप टूर्नामेंट्स होते हैं, कोई पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है, हाइब्रिड टूर्नामेंट्स करा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत दुबई में मैच खेलेगा। ये तमाम चीज़ें सर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज़ का ज़रा इल्म नहीं होता है। अब तमाम यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए गए हैं, एक्टर्स बैन कर दिए गए हैं। आप खुद सोचिए, आप अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं? आपको, अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं सर? क्रिकेट का नहीं, लेकिन हाँ मैं वो गेम्स वगैरह खेलते रहता हूँ। हाँ। अब जैसे दानिश कनेरिया हैं, इनके ही क्रिकेट टीम के थे। आज की डेट में दानिश कनेरिया इनके खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, और खुद बोलते हैं कि मेरे को वो जगह नहीं दी, वो मौके नहीं दिए, क्योंकि मैं हिंदू था। वो लंदन शिफ्ट हो गए। वो बेबाक तरीके से बोलते हैं। आप देखिए, आप जब सिर्फ इस बेसिस पे कि कोई हिंदू है, ये प्रथा तो उनकी काफ़ी समय से चलती आ रही है। अब हमला हो गया तो पूरे दुनिया को पता चल गया कि आपने हिंदुओं को अलग किया और उनको मार दिया, लेकिन आपने हिंदुओं के साथ शुरुआत से ही ऐसा बर्ताव किया है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं, वो तो जाहिर है। देखिए, जब आपने, अब देखिए, ये मैं तो इसको एक बात, देखिए, अगर आप जिन्ना की जो जीवनी पढ़ें, जो हिस्टोरिकल लिखी है, वो उसमें आप देखिए कि वो तो मतलब बड़े सेकुलर माइंडेड थे, एक किस्म से आप देखें। हाँ। वो अपने टैक्टिकली वो जो है, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुस्लिम लीडर हूँ, इसलिए मैं जो है मुस्लिम्स को कर रहा हूँ, अपना जो है मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ कि भाई इनको इतनी सीट मिले, जो वो कर रहे थे। फिर कहा कि ऐसे नहीं बनेगा हमारा काम, तो हमको सेपरेट चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर थे, वो तो मतलब अंग्रेज उनका लोहा मानते थे। लेकिन जब आप एक जैसे गांधी जी भी बैरिस्टर थे, हाँ। लेकिन जैसे आप एक किस्म से एक पार्टी सिस्टम बनाएं, एक मोबिलाइजेशन करें, अब वो डायरेक्ट एक्शन किया उन्होंने, अब लोगों को मारने के लिए। भाई आप ऐसे मोबिलाइज कर रहे हो क्या लोगों को? तो जैसे गफ्फार खान ने किया पश्तून्स का, तो उनके जो मूवमेंट था, खुदाई खिदमत का मूवमेंट था, उसमें पश्तून्स भी थे जो मुस्लिम थे, उसमें हिंदूज भी थे, उसमें सिख्स भी थे, क्योंकि उनका जो मूवमेंट था कि भाई अंग्रेज़ों का जो राज है पश्तून एरियाज़ में, वो मुल्लाओं को पैसे देते थे वो लोग अंग्रेज़, और खान लोगों को पैसे देते थे कि भाई, और उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि वो जो है एक ऐसे, ताकि जो है पश्तून जो है बेचारा गरीब रहे, अनपढ़ रहे हैं, और इनका राज चलता रहे। उसको उन्होंने, उस पॉलिटिकल ऑर्डर को चेंज करने के लिए उन्होंने उनको मोबिलाइज किया। ठीक है, उस मोबिलाइजेशन में सब लोग आए, मुसलमान तो थे ही वो पश्तून्स, लेकिन हिंदू भी आए, सिख्स भी आए, और लोग आए। तो आप देखिए कि वो जो उन्होंने मतलब एक तरीके हैं मोबिलाइज करने के। जिन्ना जो है उन्होंने पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग जो है वो तो चली नहीं वहाँ पे, मुस्लिम लीग तो ख़त्म हो गई, मुस्लिम लीग।
अब वो रहे कुछ दिनों के बाद फिर अच्छा जिन्ना जो है उनकी शादी जो है वो पारसी लेडी से हुई थी। तो अब मैं पाकिस्तानी वेबसाइट पढ़ रहा था तो उसने जब उनकी बेटी जो है वो कहने लगे वो पारसी से शादी करने के लिए उन्होंने किया तो वो कहने लगे कि नहीं लेकिन वो तो उसको मुसलमान बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आपने शादी की वो तो मुस्लिम नहीं थी। तो उनका जवाब था नहीं वो शादी से पहले मुस्लिम बन गई थी वो। तो अब मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में कि जब बेटी को नहीं पता कि मेरी माँ जो है शादी से पहले मुस्लिम बनी थी, वो समझती है कि पारसी से शादी की है। तो आप सोचिए कि वो उनका वो आउटलुक वो था। उनकी किताब पढ़िए, बड़ी इंटरेस्टिंग है उनकी। कई लोग मैंने उनके दो तीन वो पढ़ी मेमोइर, बड़ी इंटरेस्टिंग है उनके बारे में। लेकिन उनकी क्या सोच थी, वो गांधी जी को हिंदू लीडर बोलते थे, हिंदू लीडर है मैं मुस्लिम। और वो जो है अब वहाँ पे गया क्या मुस्लिम के बना रहे नाश सब सत्यानाश कर दिया वहाँ पे। देखिए ना मुस्लिम्स को उसमें फ़ायदा हुआ और बाकी तो नॉन मुस्लिम वहाँ से छोड़िए आप। वहाँ पे वो जो है वो वहाँ पे बड़े बड़े ज़मींदार आ गए, सब कुछ टॉप कैपिटलिस्ट आ गए और ये लोग जो है इन्होंने जो है वो फिर वो फौज आ गई, वो फौज ने अपना जो किया। तो मतलब जो मतलब आप वही बात है कि भाई आप एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको कैसे गवर्न करते हो। बिल्कुल, मतलब नेतृत्व आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो आप अपने आप जो है आपके जो है विचार जो है वो नेचुरली ब्रॉड होंगे, बिल्कुल, सोचने का ढंग ब्रॉड होगा। बिल्कुल। और मैं आपकी किताब भी ज़रूर पढ़ूंगी और अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ज़रूर पढ़ें, जियोपॉलिटिक्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और जो अभी हालात चल रहे हैं उन हालातों का कहीं ना कहीं इस किताब में कह सकते हैं बेस कि अब बेस क्या है। और हम सब इस किताब में मेन बात मैंने जो लिखी है वो यही लिखी है कि देखिए पॉलिटिकल चेंज जब होता है उसको मैनेज कैसे करना है। अगर आपने पॉलिटिकल चेंज को नहीं मैनेज कर पाए तो फिर तो वहाँ पे कैओस ही फैलेगा, बिल्कुल, अराजकता ही फैलेगी। वो गुंडे भी आएंगे, वो टेररिस्ट भी आएगा, स्मगलर भी आएगा, क्योंकि आपका भाई वो आपका जो बेस ही नहीं है आपका वहाँ पे जो पॉलिटिकल बेस चाहिए आपका देश को चलाने के लिए। आखिरी सवाल मेरा जो हर कोई जानना चाहता है, दोबारा पूछ रही हूँ, युद्ध होगा? देखिए ये कहना मुश्किल है और युद्ध की डेफिनेशन क्या ये कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध की किस्म की परिस्थिति बनी हुई है। आप LOC पे कितना वो चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। लेकिन अगर ये कि आप कहें कि भाई 65 जैसा युद्ध हो, कहना मुश्किल है। क्योंकि मैंने जब बताया कि इस वक्त जो है दो पैरेलल ट्रैक पे हमारी जो है नीति चल रही है इस वक्त। एक तो ये है कि पाकिस्तान में दबाव बनाना है, विदेश मंत्री ने भी कहा और मेरे ख्याल से और भी स्टेटमेंट आया है, सोर्सेज कोट किए, मतलब बस सम सीनियर किसी मतलब जो है नेता को कोट किया और जिसका नाम नहीं लिया, कि ये तो हमारा पहला है, आगे भी हमारे प्लान्स हैं। तो बात सीधी है कि भाई अगर आप जो है कुछ और हरकत करेंगे तो हमारा जवाब इसका है, मुँह तोड़ जवाब है। तो ये तो एक पैरेलल चल रही, ज़रूरी है कि उनको दिखाने के लिए कि भाई आप इस तरीके से आप बच नहीं सकते। साथ साथ डिप्लोमेटिक भाई इनके ऊपर प्रेशर डालिए कि ये अपने जो हैं इस किस्म की हरकतें छोड़ें, अपने अंदर अपने इनको टेररिज्म को खुद ही ख़त्म करें, और जो लोग पहलगाम में इन्वॉल्व थे, जो लोग और जगह इन्वॉल्व हैं, उनको आप जो है प्रोसिक्यूट कीजिए और आप जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कीजिए। अब देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो टेररिस्ट की लिस्ट है पढ़ लीजिए कौन कौन लगे वहाँ पे। बिल्कुल। और नाम किसके हैं और ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है, सोचिए। तो अब ये कहते हैं कि नहीं हम तो दूध के धुले हैं, तो कौन मानेगा इस बात को, आप सोचिए। बिल्कुल। और देखिए भारत शांति प्रिय देश है, हमेशा से ही शांति चाहता है और शांति स्थापित रखने में ही भरोसा करता है। लेकिन ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालिएगा कि अगर आप हमारे लोगों पर वार करेंगे, आप हमारे नागरिकों पर किसी भी तरह से हमला करेंगे तो हम चुप बैठेंगे। आपको मारेंगे, आपके घर के अंदर घुसकर मारेंगे, जैसे हमने किया है, पहले भी किया है, अब भी करेंगे। और हमारी फौज तो क्या, हमारे देश का जो आम नागरिक भी है वो कभी भी बॉर्डर पर जाने को तैयार होगा। और बाकी पाकिस्तान के हालात क्या हैं वो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान कहीं भी भारत के समक्ष खड़ा नहीं होता है, किसी भी हाल में पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और तमाम चीज़ों पर बड़ी ही बारीकी से जानकारी दी। और मेरा भी दर्शकों से तहे दिल से धन्यवाद। आप हमें प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और कोई भी अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिस पर बात हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।